अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि एक आलमी इदारा है जो हर साल एक करप्शन के ऊपर एक इंडेक्स निकालता है, यानी कि तकरीबन 180 से ज़ायद ममालिक का जायज़ा लेता है, सर्वे करता है कि कहाँ कहाँ करप्शन उस पिछले एक साल में बढ़ी है या कम हुई है। और उसका पैमाना जो होता है या उसको जांचने का जो तरीका होता है वो परसेप्शंस होते हैं, यानी कि तासुरात जो है वो जमा किए जाते हैं। मुख्तलिफ सर्वेज जो है 13 के करीब उनके सोर्सेज होते हैं, उनको वो जमा करके वो इंडेक्स बनाते हैं। ये कतन कोई हतमी एक जजमेंट नहीं होती, ना ही ये 100% दुरुस्त होता है। इस पे लोग तनकीद भी करते हैं कि इसकी बड़ी सियासी आलाकार है, सियासी टूल है, वो सब बातें अलग। लेकिन एक ऐसी हुकूमत के दौर में पाकिस्तान जो है वो उसका रैंक गिरा है, यानी कि वो मजीद करप्ट मुल्क के तौर पर उस लिस्ट में उभरा है। ये इंतहाई काबिल तशवीश बात भी है और एम्बेरसिंग भी है, खसूसन इमरान खान और पीटीआई के लिए, जिन्होंने करप्शन का ढोल पीट के पिछले एक दिहाई से पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की जो अवामी राय आमा है, पाकिस्तान की मिडिल क्लास की जो सोच है, उसको हमवार किया था कि जी वो आएंगे। और चूंकि इमरान खान साहब ईमानदार हैं और फाइनेंशियली ऑनेस्ट हैं और वो ईमानदार लोगों की टीम लगाएंगे और पाकिस्तान में करप्शन का कुला कमा हो जाएगा। अब ऐसा नहीं हुआ, बल्कि पिछले 2-3 साल से हमारा रैंक जो है करप्ट मुल्कों की फहरिस्त में बढ़ रहा है। जो ये नंबर जो भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको आप हमको ये सहीफा है, लेकिन बात ये है कि क्या पाकिस्तान में करप्शन वाकई बढ़ रही है। देखिए, ये इसको मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं इसके बारे में एक मजमून पढ़ाता हूँ। पिछले 4 साल से यूनिवर्सिटी में एक कोर्स है जिसमें मैं आलमी जो ट्रेंड्स होते हैं करप्शन के और मुल्क और मुख्तलिफ ममालिक किस तरह से उसका मुकाबला करते हैं, यही मेरा शोबा भी है और मेरी स्पेशलाइजेशन भी है। मैंने इसके ऊपर पहले काम भी किया हुआ है। जब मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में होता था तो बहुत सारी एंटी करप्शन प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके अंदर बहुत से ममालिक में काम भी किया था। देखिए, बात यह कि पाकिस्तान में करप्शन जो है वो एक खोखला सियासी नारा बन चुका है और आज से नहीं, 1947 से ही बन चुका है। हमारे जो पहले वज़ीर-ए-आज़म थे लियाकत अली खान साहब, उन्हीं के ज़माने से सियासी मुखालिफिन को हरासा करने के लिए, उनको मैदान से आउट करने के लिए करप्शन का जो है नारा बुलंद किया जाता था। बल्कि इससे पहले अंग्रेज के ज़माने में भी 19वीं सदी में यही तासुर था कि सियासतदान करप्ट होते हैं और ब्यूरोक्रेसी जो है वो बड़ी ईमानदार और पाक और साफ होती है, इसलिए सियासतदानों को सफाया करें। हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अंग्रेज जो यहाँ से लूट कर लेके गए दौलत, वो सबके सामने मौजूद, अब उस पर किताबें लिखी जा रही हैं और वो किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर ने हम जैसे ममालिक को लूटा खसूटा और उसके बाद खुद तरक्की करके वो दुनिया की पावर बन गए। और यही हाल पाकिस्तान में भी होता है, यही खेल हुआ है। रियासती इदारे जो हैं, जिसमें कि सिविल ब्यूरोक्रेसी पहले 10 साल गालिब रही, उसके बाद फौजी हुक्मरान आए, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के दीगर कॉर्पोरेट तबका या बिजनेस तबका, ये अशराफिया के जो लोग हैं, इनका पाकिस्तान पे कब्जा है। यूएनडीपी की एक हालिया रिपोर्ट आई थी पिछले साल, जिसमें उन्होंने तखमीना लगाया कि 200 अरब डॉलर से जायद जो है पाकिस्तान की अशराफिया जो हैं उनको प्रिविलेजेस मिलती हैं, उनको एग्जेम्पशंस मिलती हैं, फ़ायदे मिलते हैं। वो फ़ायदे कैसे मिलते हैं? सब्सिडी की सूरत में मिलते हैं, वो फ़ायदे ज़मीनों की सूरत में मिलते हैं, वो फ़ायदे दीगर मराआत जिसे कहते हैं, मरायात तबका याफ्ता तबका जो है वो ये है जो कि पाकिस्तान में करप्शन का सोर्स है। और यही तबका खान साहब के दाएं बाएं भी बैठा हुआ है, यही तबका हर हुकूमत में आ जाता है। आप देखें पाकिस्तान में पिछले 3 सालों में क्या हुआ, चीनी का स्कैंडल, आटे का स्कैंडल, अभी खाद का स्कैंडल चल रहा है, उसमें बड़ी रिपोर्टें हुई, इंक्वायरी हुई, कार्रवाई जीरो। सबसे अहम केस तो मलिक रियाज साहब का है, जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े लैंड टाइकून हैं। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी जो है, क्राइम एजेंसी यानी कि जराइम पकड़ने वाली एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड्स यानी कि 400 अरब से जायद रुपए जो हैं, उन्होंने कहा ये मशकूक हैं, हुकूमत पाकिस्तान को जब्त किए और वापस भेजे। और हुकूमत पाकिस्तान ने क्या किया कि बजाय इसके कि वो खजाने में जमा करा के आप पर लगाएं, उन्होंने मलिक रियाज साहब के ही एक और जुर्माने की मद में वो जमा करा दिया और मलिक रियाज को कुछ भी नहीं कहा। यहाँ पे बाकी जो लोग हैं उनको तो पकड़ के जेलों में, वो खान साहब कहते हैं मैं इनको जेलों में डालूंगा, एसी उतरवा दूंगा, इसको पकड़ूंगा उसको पकड़ूंगा, लेकिन जो हकीकी लोग जिनके ऊपर साबित हो गया है लूटी हुई
दौलत का वाक़ा उनको बिल्कुल क्लीन चिट दी, इसी कैबिनेट ने दी। अब जब इस कैबिनेट ये काम कर रही है तो लोग देख रहे हैं, बरतानिया में हेडलाइंस बनी और वो इसी तरह से तासुर बनता है ना कि ये हुकूमत बेबस है करप्शन के आगे। इसी तरह आप देखें कि पंजाब में जो जिस तरह की वीक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में र्यूमर्स, अफवाहें हर वक्त अखबारों में आती हैं, टीवी के टॉक शोज में बात होती है, जी करप्शन का रेट बढ़ गया है, ट्रांसफर पोस्टिंग पे ये होता है, फलाने लोग ऐसा कर रहे हैं, फलाने फ्रंटमैन ऐसे हैं, फलाना, अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हैं और नाम लेना बेकार होती है। असल बात हमें इदारों की और जो बड़े इश्यूज है उस पर करनी चाहिए। तो बात यह कि जब इस तरह का, और खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हुआ, फिर जो पीटीआई के अंदर लोग हैं उनके केसेस नैब ने बिल्कुल फारिग कर दिए। मालम जब्बा रिजॉर्ट जो है टूरिस्ट एक और डेस्टिनेशन है, वहां पे एक बहुत बड़ा करप्शन का स्कैंडल था, उसको भी बंद कर दिया गया। पेशावर में बीआरटी जो बनाई गई है, जो बस का निज़ाम है, उसमें बेज़ाब्तगियां खुद हुकूमती जो रिपोर्ट्स है और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो उसको फाइनेंस कर रहा था उन्होंने नोट की। इसके ऊपर केस गया, केस को भी रोक दिया गया, एफआईए को इंक्वायरी से रोक दिया गया। और देखिए ना, जब आप अपनी लोगों की जो करप्ट प्रैक्टिसेस या बेज़ाब्तियां उनके ऊपर आप पर्दा डालते हैं तो तासुर तो यही बनता है ना फिर। और वो अब मसला ये हो गया कि ये जो नवाज शरीफ और जरदारी और फलाना और ये जो उनको डाकू डाकू कहकर ये अब नारा बिल्कुल खोखला हो गया। क्योंकि देखें, ये नारा सियासत में चल जाता है, कंटेनर पे इलेक्शन में वोट के लिए या टीवी स्क्रीन के ऊपर जो प्रोपेगेंडा होता है, ये नारा जो है अपनी इसकी भी एक शेल्फ लाइफ होती है। अगरचे कि 10 साल से इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की जो मिडिल क्लासेस हैं उनकी जहन साजी की है कि जी सबसे बड़ा मसला करप्शन है और उसका हल ये कि मुझे वज़ीर आज़म बना दो, मैं ईमानदार हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। असल चीज़ है कि निज़ाम और इदारों की दुरुस्तगी के बगैर करप्शन का खात्मा नहीं हो सकता। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो कुछ कहा है, उन्होंने ये भी कहा है अपनी रिपोर्ट में कि पाकिस्तान में जो है स्टेट कैप्चर, यानी कि बड़े बड़े ग्रुप या ताकत के मराकज़ या कार्टेल्स जो रियासती वसाइल के ऊपर काबिज हैं, वो भी एक वजह है। और रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून की अमलदारी, कानून का निफाज ना होना, तो ये सब बातें भी करप्शन के जुमरे में आती हैं। लेकिन एक अहम बात ये भी है कि जिस तरह से छूट दी गई शुगर माफिया के जो लोग हैं, जहांगीर तरीन साहब का नाम आया था और बहुत सारे कैबिनेट में मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, वो खुद शुगर की होर्डिंग में इन्वॉल्व थे, इमरान खान साहब के साथ हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। काबीना में रादो बदल हो गई, एक रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया, कहा कि जी पहली बार एक रिपोर्ट पब्लिक हुई, उससे क्या फर्क पड़ता है जब तक आप किसी को पनिश नहीं करेंगे। आटे का स्कैंडल हुआ ये, अच्छा फिर अभी ये आपने देखा एलएनजी जो है महंगे तरीन दामों पे खरीदी गई, वो नाअहली थी, ताखीर से हुआ या करप्शन थी, वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी खाद का जो सिलसिला है कि पाकिस्तान के काश्तकार जो हैं वो इस वक्त खाद की शॉर्टेज से दो चार हैं और यहाँ भी मसनूई किल्लत पैदा करके प्राइसेस को बढ़ा दिया गया है या गायब कर दी गई है और किसान रो रहे हैं। तो बात यह है कि ये सारी चीज़ें, करप्शन जो होती है वो असल में एक सिम्टम होता है, वो कोई खुद एक मसला नहीं होता, वो एक बड़े गहरे मसले का एक उसकी झलक होती है। यानी कि आपके अंदर, आपके खून में जैसे साफ़ी का शरबत आप पीते हैं कि आपका खून साफ हो क्योंकि फोड़े फिंसियाँ निकलते हैं, तो करप्शन फोड़े और फिंसियों की तरह है। असल मसला अंदर अंदाज़े हुक्मरानी है कि पाकिस्तान के इदारों को जब तक आप पाकिस्तान की अदलिया को आज़ाद करके ठीक नहीं करेंगे, उसमें इस्लाहात नहीं लाएंगे, आप पार्लियामान को एक्टिव नहीं करेंगे, पार्लियामान की जो कमेटियाँ उनको नहीं चलाएंगे, आप जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं उसको रेगुलेट करता है, जब तक आप उसको नहीं ठीक करेंगे तो ये मामला ठीक नहीं होगा। सिर्फ नैब को एक सियासी हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल करने से करप्शन बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। आपने देख लिया पिछले 20 साल से नैब की कारकर्दगी सिफर है और ये सफ़ेद हाथी की तरह टैक्स पेयर्स के सर पे मुसल्लत है। इसको तो मैं समझता हूँ वाइंड अप करके जो इदारे हैं, एफआईए, पुलिस, एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उनको मजबूत किया जाए, उनको ताकत मुंतकिल की जाए और उनको अच्छा स्टाफ कैपेसिटी देकर पाकिस्तान में करप्शन के खात्मे का आगाज किया जाए। अभी तो आगाज होना बाकी है। खान साहब कहते थे कि 90 दिन में मैं करप्शन खत्म कर दूंगा। 4 साल गुजरने के बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने तो कुछ और मंजरनामा बताया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था जोश खिताबत में इमरान खान साहब ने, मैं 9 दिन में कर दूंगा क्योंकि जब मैं ऊपर आऊंगा बड़ी करप्शन खत्म हो जाएगी। इस मुल्क में इस वक्त बड़ी करप्शन भी हो रही है, छोटी करप्शन भी हो रही है। आम शहरी के साथ वही सलूक होता है, थाने, कचहरी, नाके, चौकियों
اور جو روزمرہ کی جو کرپشن پہ وہ گزرتے ہیں وہ سب کچھ وہی ہو رہا ہے. جب تک اس کے اوپر توجہ نہیں دے گی, صرف سیاسی مخالفین کو رگڑنا جو ہے اس سے کرپشن کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ ویک اپ کال ہے خان صاحب کے لیے, پی ٹی آئی کے لیے, اور پی ٹی آئی کے ان جوشیلے جذباتی سپورٹرز کے لیے جو سمجھتے ہیں کہ مسیحا ایک آ کر پچھلے 4 سال سے خاتمہ کر رہا ہے. اب انہوں نے بھی اپنی ٹون بدل لی ہے, وہ کہتے ہیں جی نظام ٹھیک نہیں ہے, مافیا نے اس کو وہ کر دیا, ویک کر دیا. ایسی بات نہیں ہے. ایک وزیر اعظم ہوتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے, اس کے پاس بہت طاقت, وسائل, سب کچھ ہوتے ہیں. بات یہ کہ وہ انہوں نے اپنے ساتھ ارد گرد ایسے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں, اے ٹی ایمز رکھی ہوئی ہیں کہ جو خود اس ملک کے وسائل کا بے دریغ نہ صرف استعمال کر رہے ہیں بلکہ اس پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کرپشن ایسے ختم نہیں ہوگی, اس کے لیے سوچ بچار کی مزید ضرورت ہے. خدا حافظ.